तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझें कि वर्ड जो ये डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चलता फिरता, चलता फिरता, जो चीज एक जगह स्टेशनरी ना हो। तो अब ये प्रोग्रामिंग में कुछ चलेगा तो है नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे डायनेमिक समझना है तो सबसे पहले हमको यहां स्टैटिक समझना चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग में स्टैटिक क्या होता है समझ में आ गया तो डायनेमिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायनेमिक समझने से पहले स्टैटिक समझते हैं कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है। जब भी आप कभी कहीं लिखते हो इंटीजर ए या कोई लिखते हो इंटीजर बी और एरे बना देते हो 10 एलिमेंट्स की, तो ये जो एलोकेशन होता है ये स्टैटिक एलोकेशन होता है। ये कंपाइल टाइम पे ही, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन कराने से पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना कंट्रोल F9 से, जब हम कंपाइल करते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वैलिड है। ये ऐसा नहीं है कि सी में ही ये स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग बोलते हैं। जो स्टैटिक एलोकेशन होता है उसको हम लोग अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग मतलब जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है उसी समय उसका स्पेस एलोकेशन ये सब हो गया। लेट बाइंडिंग इसको डायनेमिक एलोकेशन को बोलते हैं क्योंकि ये तब होगा जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा, एग्जीक्यूशन टाइम में स्पेस एलोकेट होता है। कैसे होता है ये अभी ये सब देखेंगे। पहले हम लोग स्टैटिक एलोकेशन को समझते हैं क्या होता है। जैसे जब हम लिखते हैं ऐसे प्रोग्राम में इंटीजर ए या इंटीजर बी कोई एरे बनाते हैं तो इस ए के लिए स्पेस मेमोरी में एलोकेट होता है 2 बाइट। अगर इंटीजर की साइज हम 2 बाइट मान लें तो ये बोलता है कि एक इंटीजर को स्टोर कराने के लिए 2 बाइट स्पेस एलोकेट करो। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि 10 इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए 20 बाइट्स, 10 into 2, 20 बाइट स्पेस हमें एलोकेट करो। ठीक, अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। जैसे अगर मान लो सपोज करो तुमने 10 एलिमेंट्स की एरे ली हुई है, ठीक, और तुम्हें अचानक से बाद में पता चला कि नहीं मेरी अब और एलिमेंट्स मुझे एरे में एंटर करने हैं, लेकिन उसने तुम्हें स्पेस कितने का दिया है? 10 का ही दिया है। तो ये तुम्हें प्रॉब्लम होगी। फिर से प्रोग्राम को जब तुम रन करा रहे हो, डेटा फीड कर रहे हो, तो फिर से वहां से वापस आके प्रोग्राम को फिर से वहां साइज चेंज करोगे, फिर से प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। तब जाके तुम जितना, जैसे 10 डेटा फिल कर चुके हो, तुम्हें और 5 ही और करने हैं। तो ये प्रॉब्लम की बात है। 10 5 तो चलो फिर भी ठीक है, चल जाता है। जैसे कभी कभी एरे का साइज बड़ा भी हो सकता है। सपोज करो इस एरे का साइज 100 कर दें, हम 100 कर दें, और तुम जब प्रोग्राम रन कराते हो तो तुम्हें पता चलता है कि नहीं मुझे तो बस केवल 10 ही एलिमेंट चाहिए, 10 ही एलिमेंट यूज करना है। लेकिन ये चूंकि तुम 100 लिख चुके हो और ये स्टैटिक एलोकेशन होता है। एरे पढ़ाते समय हमने बताया था स्टैटिक एलोकेशन होता है, एरे इज स्टैटिक एलोकेशन लिखवाया था। उस टाइम पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कि डायनेमिक एलोकेशन के टाइम पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो क्या होता है, जैसे हम ये लिखते हैं 100 एलिमेंट्स के लिए यानी 200 बाइट स्पेस रिजर्व हो जाता है। हमने यूज कितना किया? 10 या 20। बाकी स्पेस जो है वो खाली पड़ा हुआ है। इसको एलोकेटेड है लेकिन ये खाली पड़ा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है। वो उस स्पेस को कोई दूसरा प्रोग्राम यूज कर सकता था। तो ये स्टैटिक एलोकेशन में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि स्टैटिक एलोकेशन कंपाइल टाइम पे ही एलोकेशन हो जाता है और जितना एक को एलोकेट हो गया, भले वो यूज कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। जैसे वो शादी में खाने वाला सिस्टम पता है ना कि जो आइटम अच्छा लगता है वो ऐसे 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 करके इतना पहाड़ बना लेते हैं उसका, खाओ या ना खाओ फेंक दो, और बाद में जब पता चला जो लोग थोड़ा बाद में आते हैं आराम से चलने वाले उनके लिए जाओ तो वो बोलने लगता है वेटर की खाना खत्म हो गया। तो ये एक गलत चीज है। न तो वहां भी डायनेमिक होना चाहिए कि अगर रसगुल्ला तुम्हें पसंद है तो 5 बार जाओ मांगने तो आदमी थोड़ा शर्म से और फिर बाद में बोलता है 4 रसगुल्ले खाने के बाद छोड़ो, वो भी घूरने लगता है जो देने वाला वेटर होता है। तो कुछ वैसी ही चीज है कि यहाँ पे 100 बाइट स्पेस तो सॉरी 100 एलिमेंट का स्पेस तुमने रिजर्व किया, तुमने यूज 10 ही किया। तो ये फील होने लगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसी मैकेनिज्म होती कि हमें पहले स्पेस ना बताना होता, रन टाइम पे हम यूज कर सकें। तो इस तरीके की एलोकेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, जो कंपाइल टाइम पे हो जाए। स्टैटिक एलोकेशन जो है वो कंपाइल टाइम पे किसी को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब मैं नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, इस लेक्चर में किसी को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स सबको मिल जाएगा। ठीक है, बस समझने की जरूरत है देख के। कंपाइल टाइम पे जो एलोकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक का मतलब ये है कि फिर ये चेंज नहीं होगा, जितना आपने साइज ले लिया उतना साइज गया। इसी का जस्ट रिवर्स है डायनेमिक एलोकेशन।
ठीक है। डायनेमिक एलोकेशन, डायनेमिक का मैंने पहले ही बोला, शुरू में ही चर्चा किया कि चलता फिरता। तो अब जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस टाइम पे आप स्पेस का रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आप स्पेस का रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो आपको स्पेस एलोकेट होगा, नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक अलग कहानी है। लेकिन जब तक स्पेस अवेलेबल है मेमोरी में और आप रिक्वेस्ट करते जाएंगे अगले एलिमेंट का, अगले एलिमेंट का, अगले एलिमेंट का, आपको स्पेस मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। कमोबेश ऐसा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है किसी न किसी तरीके से। फिलहाल हम लोग सी की ही बात करते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अगर तुम्हें मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करना है तो अब जाके वो कोई बिल्डिंग में तो तुम दोगे नहीं कि इनको ये कमरा दे दो, उनको वो कमरा दे दो। कुछ हमारे पास टूल होना चाहिए। वो टूल है, सी में 4 फंक्शन है जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हमारे लिए एलोकेट करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं। वो 4 फंक्शन है। कौन कौन से? एक है मैलोक, ये सब लाइब्रेरी फंक्शन है। क्या है ये? लाइब्रेरी फंक्शन है। ये जो 4 हमने लिखे हैं ये सारे लाइब्रेरी फंक्शन। देखो कभी भी किसी चीज के बाहर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फंक्शन में अभी भी दिक्कत होती है, किसी भी चीज के जस्ट बाद में कोई लिखा हो और उसके बाद में ये ब्रैकेट लगी हो, ठीक है, तो ये ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये किसी फंक्शन का नाम है। एकदम गांठ बांध लो, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। कभी लिखा हुआ प्रोग्राम भी समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। जहां कहीं ये ब्रैकेट लगी है वो फंक्शन है। मेन जब भी हम लिखते हैं तो ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये चीज तो एकदम समझने वाली है। बहुत सारे लोगों को यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये जो 4 लिखे हैं ये चारों क्या हैं? लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन है मतलब कि लाइब्रेरी में डिफाइन है, हमको इन फंक्शंस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं। प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे हैं वैसे ही ये भी डिफाइन है। तो जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ stdio.h में होते हैं, ये कहीं तो डिफाइन होंगे। इसके लिए जो हेडर फाइल यूज होती है तुम लोग लगाओगे stdlib.h। std जब भी अपने प्रोग्राम में तुम्हें मैलॉक, कैलॉक, फ्री, रीएलॉक ये चारों फंक्शन में से कोई भी यूज करना है तो तुम्हें ऊपर हेडर फाइल क्या लगानी होगी? हैश इंक्लूड stdlib.h। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम। समझ में आ गया? ये क्या होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, क्या होता है स्टैटिक। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, या फिर इस पे शॉर्ट नोट लिखने को दे दिया या कुछ प्रोग्राम ही दे दिया। क्या? एयरलॉक, अच्छा एलॉक, री एलॉक है, एलॉक नहीं री एलॉक है, ठीक है ना, री एलॉक। ठीक, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन लिखना तो कुछ है नहीं, वो आदत है ना लिखवाने की, तो मैं सोच रहा था कि लिखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारा नोट्स में दे दूंगा इसका, ठीक है। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मैलॉक। अच्छा, इसमें सब कुछ, सी कैसी है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सबको पता है ना, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? कोई बताओ मुझे, बताओ भैया। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सारे स्मॉल में होने चाहिए केस सेंसिटिव का मतलब। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, दोनों का अलग अलग मतलब, दोनों के लिए अलग अलग स्पेस एलोकेट होगा। यानी कैपिटल लेटर्स का कुछ और मीनिंग निकलता है और स्मॉल लेटर्स का कुछ, आप यूज दोनों कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी फंक्शन बना, प्रिंटफ जब भी तुम लोग लगाते हो वहां पे जनरली एरर आती है, फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। और मैं देखता हूं लैब में और मैं समझ जाता हूं, मैं बोलता हूं ना कि अरे भैया प्रिंटफ का पी छोटा कर लो, जनरली तुम लोग पी कैपिटल लिख देते हो, ये मोस्टली होता है। तो इसमें सारी चीजें स्मॉल में ही है। ये एम जो दिख रहा है ये कैपिटल दिख रहा है, बट है एक्चुअल में कैसा? स्मॉल ही। कैलॉक, फ्री, रीएलॉक ये सब स्मॉल में है, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमें सब स्मॉल में है, तो सब स्मॉल में लिखना पड़ेगा। मैलॉक में एम एलॉक है। एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी एंड एलॉक स्टैंड्स फॉर एलोकेशन, ठीक है। यानी मैलॉक फंक्शन का फुल फॉर्म क्या हुआ? मेमोरी एलोकेशन। अब ये क्या करेगा? बैठ जाओ। अब ये क्या करेगा? जैसे मान लो तुम्हें कुछ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तुम्हें मान लो 100 बाइट, 200 बाइट, 50 बाइट कुछ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो तुम एक बार बल्क में जब मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तुम्हें, तो तुम मैलॉक फंक्शन यूज करोगे। लेकिन अगर एक बार बल्क में भी यूज करना है तुम्हें मेमोरी, जैसे सपोज करो 100 बाइट मेमोरी चाहिए,
तो वो 100 बाइट किसी न किसी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि नहीं? अब वो इंटीजर के लिए अगर तुम मान लो इंटीजर कर रहे हो तो 100 बाइट स्पेस ले रहे हो तो कितने इंटीजर स्टोर करा सकते हो? 50। अगर फ्लोट स्टोर कराना है 100 बाइट स्पेस ले रहे हो तो कितने स्टोर करा सकते हो? 25। इस तरीके से अगर कैरेक्टर तो 100। तो टाइप बताना होता है और कितने एलिमेंट तुम्हें चाहिए उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट कर देता है। इसका सिंटैक्स देखें, इसका हम लोग सिंटैक्स, जैसे कोई आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो तो मेमोरी एलोकेशन कहां पे होगा? किसी न किसी पॉइंटर में होगा। होगा कि नहीं होगा? किसी न किसी पॉइंटर में होगा। तो ये पीटीआर जो है, जो हम सिंटैक्स लिख रहे हैं, ये पीटीआर किसी पॉइंटर का नाम है। इस नाम को तुम बदल भी सकते हो, ठीक है, तुम अपना, लेकिन जो भी पॉइंटर है वो ऊपर कहीं डिक्लेयर होना चाहिए। जैसे हम इंटीजर का पॉइंटर बनाते हैं वैसे ही यहां भी अगर हम स्पेस किसी एड्रेस को किसी वेरिएबल में रख रहे हैं तो वो वेरिएबल कैसा होना चाहिए? पॉइंटर टाइप का होना चाहिए और उसी प्रोग्राम में वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। पीटीआर इक्वल्स टू टाइप पॉइंटर, ठीक है, टाइप पॉइंटर, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग मैलॉक, ठीक। और अगर कोई फंक्शन है और हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आर्ग्यूमेंट देने होते हैं कि नहीं देने होते हैं? आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। तो इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट है वो साइज इन बाइट्स, क्या है? साइज इन बाइट्स, मतलब बाइट में तुम्हें साइज देना पड़ता है। तो ये जो टाइप है ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, किसी भी टाइप का, तुम्हें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एरे, स्ट्रक्चर, जिस भी टाइप का तुम्हें स्पेस चाहिए वो यहां टाइप की जगह पे तुम लिख दोगे। सपोज करो कि हमें, कैसे हम अपने प्रोग्राम में, ये तो सिंटैक्स है, प्रोग्राम में लिखना होगा, हमें इंटीजर टाइप का स्पेस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। और उसके पहले ये पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम टी प्लस प्लस करें तो 2-2 बाइट से बढ़ता जाए, अलग टाइप का होगा तो वो लेगा ही नहीं। ये तुम लोग देख लोगे खुद ही प्रोग्राम अगर बनाओगे, ठीक है। इंटीजर पॉइंटर malloc, और सपोज करो हम 50 इंटीजर्स को स्टोर कराना चाह रहे हैं तो 50 इंटू मल्टीप्लाई, ये है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है ना। साइज ऑफ, एक कीवर्ड होता है साइज ऑफ, आज तक तुमने सामना नहीं पढ़ा है लेकिन चलो मैं किसी दिन बता दूंगा। साइज ऑफ इंटीजर, यहां पे अगर फ्लोट होता, यहां पे फ्लोट होता तो यहां क्या लिखते? साइज ऑफ फ्लोट। अब ये कैसे स्पेस एलोकेट करेगा? जैसे हमने 50 इंटीजर्स के लिए, इंटीजर हम मान ले रहे हैं कि 2 बाइट लेता है, कितना लेता है इंटीजर मेमोरी में? 2 बाइट्स, ठीक है। कहीं कहीं पे तुम्हें ये भी मिल जाएगा, कुछ अलग कंपाइलर हैं तो इंटीजर के लिए 4 बाइट भी लेते हैं, तो वो कोई झगड़े वाली बात नहीं होगी, समझ जाओगे ना। जनरली इंटीजर 2 बाइट्स लेते हैं तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक। कहीं तुम्हें मिल सकता है लिखा हुआ ऐसा कि इंटीजर का है 4 बाइट, तो उसमें घबराना मत, वो 4 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है, मान लो मेमोरी बहुत बड़ी है ऐसे, अब कोई ये ना सोचे कि हर बार मेमोरी सर ऐसे बनाते थे आज ऐसे बना रहे हैं, वो जगह नहीं है इसलिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें कितना स्पेस एलोकेट होगा? कितना स्पेस एलोकेट होगा? 50 इंटू 2, 100 बाइट, यानी एक साथ ये हमें 100 बाइट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब कैलॉग पढ़ेंगे ना तो वहां डिफरेंस देखने के लिए ये काम आएगा। एक साथ 100 बाइट, ये जो पीटीआर पॉइंटर है, एक साथ इसको 100 बाइट स्पेस एलोकेट हो जाएगा। ये मेमोरी में अगर एड्रेस है तो कहीं सपोज करो इसका एड्रेस होगा 1000, अगर हम मान लें तो कहीं ये खत्म भी होगा, ये कितना 1100 पे खत्म होगा कि नहीं? 100 बाइट स्पेस अगर हम दे रहे हैं तो 1000 प्लस 100, 1100 पे खत्म होगा। तो जो ये पीटीआर पॉइंटर है इसमें ये पूरा स्पेस इसको मिला है, और क्या है यहाँ पे? 1000। पीटीआर की वैल्यू क्या होगी? 1000। 100 बाइट स्पेस, पीटीआर को 100 बाइट स्पेस मिला है, लेकिन वो स्पेस कहां पे स्टार्ट हो रहा है मेमोरी में? 1000 से, और 1000 से लेके 1100 तक, समझ रहे हो? इतना स्पेस तुम्हें एक साथ एलोकेट हो गया। ये ब्लॉक, एक मेमोरी, एक सिंगल ब्लॉक, जितना तुम्हें स्पेस चाहिए होता है उतना स्पेस एक सिंगल ब्लॉक में तुम्हें दे देता है। तुम अपने हिसाब से इसका यूज करो। समझ में आ गया? ये होता है मैलॉक फंक्शन, ठीक। ये इसका सिंटैक्स है और ये इसका एग्जांपल है, और इस तरीके से इसमें मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। अगला है, ये मैलॉक हो गया, अगला है कैलॉग फंक्शन। कैलॉग में सी जो है
C स्टैंड्स फॉर कॉन्टिग्यूअस, क्या? कॉन्टिग्यूअस, और एलॉक फिर से एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, इसके पहले कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन कहां सुने थे तुम लोग? एरे में, ठीक है ना। अच्छा एक चीज, चलो अब कैलॉग के बाद में बता देता हूं वो, ठीक है। इसके पहले एरे में सुने थे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का क्या मतलब था? सारे एलिमेंट आएंगे जो वो एक के बाद एक आते जाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही करेगा जितने भी तुम्हें अभी तक, अब हमें अभी जो मैलॉक में था वो क्या मिला था? एक पूरा सिंगल ब्लॉक मिला कि नहीं मिला? जितना हमें स्पेस चाहिए था 100 बाइट का एक सिंगल ब्लॉक मिल गया मैलॉक फंक्शन में। कैलॉक में अगर 50 एलिमेंट चाहिए तो एक सिंगल ब्लॉक ना मिलके 50 के लिए 2-2 बाइट मिलेगा स्पेस वहां भी कितना 100 बाइट ही, लेकिन 2-2 बाइट वो बना के देगा और बोलेगा इस हिसाब से आप रखते जाइए इसको, ठीक है। तो इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग कैलॉक का। ठीक है, अगेन कैलॉक अगर तुम्हें यूज करना है तो भी ptr इक्वल्स टू टाइप पॉइंटर और फंक्शन। हम लोग ये सिंपली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे हम लोग printf स्कैनफ फंक्शन को या मेन फंक्शन को या सम फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, वैसे यहां हम कैलॉक फंक्शन को भी कॉल कर ले रहे हैं। ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जैसे हमारा सम फंक्शन बनाते थे तो 2 इंटीजर ए कॉमा इंटीजर भी ऐसा लिखते थे ना, वैसे ही इसके भी आर्गुमेंट लिखने का तरीका है। कैलॉक फंक्शन बोलता है कि कितने एलिमेंट और उनका साइज क्या है, एलिमेंट साइज। जो मैलॉक था उसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास था, एक ही था ना। मैलॉक में यहां पे एक ही चीज लिखी थी, मल्टीप्लाई कर दिया था तो एक ही हो गया ना वो। लेकिन यहां पे 2 आर्ग्यूमेंट हैं, एक है n और एक है एलिमेंट साइज, मतलब कितने एलिमेंट्स और उसका साइज क्या है। तो अगर कैलॉक फंक्शन लिखना होगा तो तुम कैसे लिखोगे? ptr इक्वल्स टू, सपोज करो इंटीजर लिखा हमने, टाइप की जगह क्या लिखा है? यहां पे जिस भी टाइप का तुम बनाना चाहते हो उस टाइप का बना सकते हो, इंटीजर ही कोई जरूरी नहीं है, इवन डिराइव्ड डेटा टाइप भी बन सकता है, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे कैलॉक, और सपोज करो हमें 50 एलिमेंट्स के लिए स्पेस चाहिए और वो 50 एलिमेंट कैसे हैं? इंटीजर टाइप के हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। अगर यहां पे इसका टाइप फ्लोट होता तो हम लोग यहां साइज ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखते? अगर साइज ऑफ स्ट्रक्चर होता तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग लिखते वो। तो ये समझने वाली चीज है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट क्या लिखते हैं? वो फिर स्ट्रक्चर का जो हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट ना, वो लिखते हैं वहां पे, ठीक है ना। या बुक टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके लिए स्पेस चाहिए और स्ट्रक्चर पहले डिक्लेयर होता है प्रोग्राम में, तो वहां से वो ले लेगा। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम आगे जाके जब लिंक लिस्ट के प्रोग्राम बनाओ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली समझ में आए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? हमने पहले ही बोला है, हमें 100 बाइट स्पेस तो चाहिए, लेकिन हमें वो 50 एलिमेंट्स के लिए चाहिए। तो जो हमें एक साथ 100 बाइट स्पेस मिल रहा था, अब एक सिंगल ब्लॉक ना एलोकेट होके क्या होगा? हमें 2-2 बाइट के 50 ब्लॉक मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2-2 बाइट के 50 ब्लॉक, 1 2 3 इस तरीके से करके अप टू कहां तक? 50 तक 50 ब्लॉक हमें 2-2 बाइट के मिलेंगे। और दोनों में हो रहा है यही कि 100 बाइट स्पेस मिल रहा है, एक सिंगल ब्लॉक दे दे रहा है, तुम अपने हिसाब से यूज करो, और एक बोल रहा है 100 बाइट तो हम देंगे लेकिन कमरा बना के देंगे। ठीक समझ गए कि नहीं समझ गए? कुल मिला के दोनों प्लॉट का है कि सपोज करो 100/20 का एक प्लॉट दे देंगे, एक कह रहा है, और दूसरा कह रहा है 100/20 का प्लॉट देंगे लेकिन उसमें निशान बना बना के देंगे, जैसे बिल्डर लोग करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बस वही सिस्टम है। ये है कौन सा फंक्शन? कैलॉक फंक्शन, जिसको कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन फंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है फ्री फंक्शन। अब क्या होता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो आप स्पेस एलोकेट करा रहे हो,
यही तो कर रहे हो। जब प्रोग्राम रन हो रहा था आप स्पेस एलोकेट करा रहे हो। जब आप स्पेस एलोकेट और स्पेस की डिमांड करते गए और स्पेस की डिमांड करते गए, और एक समय पे कभी तो मेमोरी फुल होगी, मेमोरी के पास अदर और स्पेस नहीं बचा है, तो अब क्या होगा, आपको वो बोल देगा कि स्पेस नहीं बचा। जैसे हम लोग कैलॉग फंक्शन, या अभी समझ लो ये बार बार छूट जा रहा है, ये मेरे ध्यान से उतर जाए। जैसे हम ये सपोज करो, पहले अभी हम फ्री पे आते हैं, पहले हम कैलॉग या मैलॉग की बात कर रहे हैं। तुमने ये बोला कि हमको 50 बाइट स्पेस चाहिए इंटीजर टाइप, मतलब 50 एलिमेंट्स के लिए इंटीजर टाइप के चाहिए, यानी 100 बाइट स्पेस चाहिए। तुमने इस कमांड को दिया, ठीक है ना, और बाद में पता चला कि 50 बाइट स्पेस तो अवेलेबल, सॉरी 100 बाइट स्पेस तो अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या होगा, जितना स्पेस है, अब ये तो यही हो सकता है कि जितना स्पेस है उतना एलोकेट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस सिचुएशन में नल, उस पॉइंटर को क्या एलोकेट होता है, नल। यानी कि नल, अगर पॉइंटर में नल आ गया, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो हो गया, मेमोरी हमारी फुल हो गई है, अब और स्पेस एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैलॉग और मैलॉग दोनों के केस में अगर तुमने कोई, क्योंकि भाई जो स्टैटिक एलोकेशन होता है उसमें हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए कंपाइलर कर रहा है, वो तो खुद ही स्पेस अरेंज करेगा। हम पहले ही उसको बता दे रहे हैं, वो स्पेस अरेंज करेगा। लेकिन जहां डायनामिक एलोकेशन है वहां हम खुद ही नेता बने हैं और स्पेस लिए जा रहे हैं, तो एक टाइम पे ये हो सकता है कि स्पेस हमारा खत्म हो जाए। स्पेस खत्म हो जाएगा, या जितना तुम मांग रहे हो उतना स्पेस एलोकेटेड नहीं है, तो सीधे सीधे नल रिटर्न होगा। भले 98 बाइट स्पेस अवेलेबल होगा, तब भी वो 98 एलोकेट नहीं होगा, वो सीधे क्या रिटर्न करेगा, नल। ये बताना था कि अगर कैलॉग मैलॉग तुम कॉल करते हो और जितना स्पेस की रिक्वायरमेंट तुम दे रहे हो, अगर उतना स्पेस नहीं है अवेलेबल, तो तुम्हें क्या होगा, नल मिलेगा। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए, जैसे कि तुम सपोज करो पहले तुमने 50 एलिमेंट के लिए स्पेस मांगा था, फिर अगले 10 के लिए मांगा, फिर अगले 10 के लिए मांगा, थोड़ी देर बाद स्पेस फुल होने लगेगा। तो इससे बचने के लिए जो शुरुआत के एलिमेंट हैं, या शुरुआत में जो स्पेस एलोकेट है किसी को, उस स्पेस को क्या करना पड़ता है, फ्री करना पड़ता है, उसको फ्री करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्री फंक्शन। ठीक है, फ्री नाम ही है फ्री। फ्री फंक्शन जो स्पेस किसी पॉइंटर को एलोकेटेड है उस स्पेस को फ्री कर देगा अगले प्रोग्राम के लिए, या अगली बार आप जब कॉल कर रहे हो तो उसके लिए अवेलेबल बना देगा। तो फ्री फंक्शन का हम लोग सिंटैक्स देख लें एक बार जरा। सपोज करो ये हमने कैलॉग यूज किया हुआ है, ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। एक हमने कैलॉग फंक्शन का यूज करके 50 एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट कराया है, हमें स्पेस मिल गया, जो काम हमें करना था एलिमेंट को स्टोर करा लिए, जो करना था वो हो गया। अब हमें इस पॉइंटर को एलोकेट है ना, ये जो 100 बाइट स्पेस है यानी 50 एलिमेंट का, वो किस पॉइंटर को एलोकेट है, पीटीआर को। अब हमें अगर इस स्पेस को फ्री करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली फ्री और पीटीआर। ठीक है, अगर इसका सिंटैक्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सिंटैक्स, हम लोग फ्री और यहां पे लिख देंगे क्या, पॉइंटर नेम, फ्री पॉइंटर नेम। और अगर एग्जांपल ऐसे, ठीक है ना, जैसे ये वाला इसका सिंटैक्स और ये इसका एग्जांपल है, वैसे ही फ्री का सिंटैक्स ये है, जिस भी पॉइंटर को तुम्हें फ्री करना है उसको फ्री पीटीआर, उसका एग्जांपल ये है। अब ये जो स्पेस एलोकेटेड है, अभी इस लाइन से पहले प्रोग्राम में, इस जाहिर सी बात है ये कहीं फ्री लिखा होगा तो इसके नीचे ही लिखा होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना यार, पहले लोकेट करोगे तभी तो फ्री कराओगे, समझ में आ रहा है। तो जो अभी इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से पहले अगर तुम पीटीआर की वैल्यू खोजना चाहोगे तो क्या मिलेगा, 1000, यानी यहां से लेके 100 बाइट आगे तक पीटीआर को एलोकेट है। लेकिन जैसे ही तुम फ्री कॉल कर दोगे, फ्री पीटीआर, इसके बाद पीटीआर को वो स्पेस एलोकेटेड नहीं है, वो स्पेस फ्री हो चुका है, किसी और पॉइंटर के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल के लिस्ट में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। एक्चुअली ये जो हम लोग जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो हमारे लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा स्पेस मैनेज करते रहता है, ठीक है ना। तो जितना स्पेस यूज हो रहा है रैम का या मेन मेमोरी का, जितना स्पेस किसी पर्टिकुलर टाइम पे यूज हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जितना स्पेस अवेलेबल है उसका भी रिकॉर्ड रखता है कौन,
ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही तुमको नया ब्लॉक अपने आप को एलोकेट कर लेते हो तो वो अवेलेबल से हटा के क्या करता है, यूज्ड में रख देता है उसको, और जैसे ही तुम कोई फ्री करते हो वो यूज्ड से हटा के कहां लेके चला जाता है, अवेलेबल में चला जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने 3 फंक्शंस देख लिए, मैलॉक, कैलॉक और फ्री। ठीक है, अब रीएलॉक, जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में भी तुमने एक बार में 50 एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट कराया, ठीक, और तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चला कि हमें नहीं 50 नहीं, यहां पे हमें 70 एलिमेंट चाहिए थे, ठीक है, या 50 नहीं हमें 30 ही चाहिए, तो वो भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो रीएलोकेशन फंक्शन से हम लोग कर सकते हैं। रीएलोकेशन क्या करता है, जो किसी फंक्शन को या जो स्पेस किसी पॉइंटर को एलोकेटेड है उसका वो साइज रीसाइज कर देता है। 100 बाइट स्पेस सपोज करो एलोकेट है, तुम्हें 200 बाइट की जरूरत है तो तुम फिर से आर्गुमेंट पास कर दो। 100 स्पेस एलोकेटेड है, तुम्हें 50 की जरूरत है तो फिर से तुम आर्गुमेंट पास कर दो। तो अगला जो है वो कौन सा है, रीएलोकेशन फंक्शन। बहुत सारा यहाँ पे कचरा फैल गया है, इसको हम जरा साफ किए दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं रीएलॉक फंक्शन। तो इसमें जो RE स्टैंड्स फॉर, हाँ, री, और एलॉक स्टैंड्स फॉर एलोकेशन, मतलब दोबारा से स्पेस, एलोकेटेड स्पेस दोबारा से एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बड़ा आसान है। जैसे मान लो तुमने PTR पॉइंटर में कुछ स्पेस एलोकेट किया है, तो हम सिंपली लिख देंगे PTR और उसके बाद लिख देंगे री एलॉक PTR, और जहां पे तुम साइज लिखे थे वहां पे अब क्या लिख देना पड़ेगा हमें, न्यू साइज। यानी जो PTR में जो ये क्या करेगा, PTR में हमें देना है, PTR में जो साइज एलोकेट है उसको न्यू साइज, यहां पे जो न्यू साइज जितना भी तुम्हें चाहिए होगा वो एलोकेट कर दोगे। इस केस में भी अगर मान लो तुम 50 एलिमेंट के लिए स्पेस पहले से, यानी 100 बाइट स्पेस तुम्हें पहले से मिला हुआ है और तुम 10 बाइट और मांग रहे हो और वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों में होता है, कैलॉक, मैलॉक और रीएलोकेट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, उम्मीद है तुम्हें ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कंसल्ट कर सकते हो हमसे। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मान लेना ईश्वर की यही इच्छा है। ठीक है, चलो।